नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रल ग्रुप में। मेरा नाम गुरप्रीत है और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राणायाम की सीरीज में हम अभी तक 6 से 7 प्राणायाम कवर कर चुके हैं और एक हमारा आखिरी प्राणायाम रह गया है। वैसे तो देखिए कि टेक्निक्स को मॉडिफाई करके हम उसमें से आगे और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रहता है वो बेसिक टेक्निक से हम हट नहीं सकते। तो हम सारे वो टेक्निक्स अभी तक कवर कर चुके हैं, तकरीबन जितने प्राणायाम हैं। और आज मैं जो आप लोगों को करवाने जा रही हूँ वो प्राणायाम कुछ इस तरीके का है कि आपके सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जितनी किसी को एलर्जीज रहती हैं, नेजल एलर्जीज, खांसी, जुकाम, उसके लिए वो बहुत अच्छा है। आपका ये उदान, हमारे शरीर में 5 प्राण बताए गए हैं, वो मैं आपको फिर कभी विस्तार में बताऊंगी उसके बारे में। तो 5 प्राणों में से एक प्राण हमारा यहाँ पर भी स्थित है, जिसे हम कहते हैं उदान प्राण। इतना एरिया आपके कंठ से लेकर आपके सिर तक, उदान। उदान मतलब समझाने के लिए आपको बोल दूं, उदान यानी जो ऊपर रहता है, इस एरिया में ऊपर का जो प्राणायाम उदान। अब देखिए, जिस एरिया में जो प्राण होगा डेफिनेटली वो वहीं के ही ऑर्गन्स को कंट्रोल करेगा। हम इस तरीके से इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये प्राण, ये आपके गले के जितने ऑर्गन्स हैं, आपका वॉइस प्रोड्यूस करना, वॉइस मॉड्यूलेशन, शब्दों का बनाना और आपकी पिच, आपकी जो भी है वॉइस, और गले के ऑर्गन्स आपके ये टॉन्सिल्स हैं, आपका ये फेरिक्स, लैरिंक्स, जितने ऑर्गन्स हैं उसको कंट्रोल करता है। फिर आपके सेंस ऑर्गन्स, आपके कान, आपका मुंह, आपके दांत, आपकी ये सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपके नेजल, नॉस्ट्रल्स, आपका ब्रेन, यहाँ तक का जितना एरिया है ये उदान प्राण कंट्रोल करता है। तो आज का जो प्राणायाम है, एक तो ये आपके उदान प्राण को एक्टिवेट करेगा, उसको शुद्ध करेगा। क्योंकि देखिए, जब प्राण में ब्लॉकेज आ जाती है तो आयुर्वेद और जो नेचुरोपैथी है वो यही मानती है कि आपके प्राण में जब ब्लॉकेज आ गई तब आपको बीमारियां होती हैं, रोग पकड़ते हैं। और यदि प्राण शक्ति आपके अंदर की जागृत है, वो स्ट्रांग है, तब आपको रोग जल्दी जल्दी अटैक नहीं कर सकते। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। मेडिकल साइंस में है कि बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो एक कारण है जिससे कि रोग हो जाते हैं शरीर के अंदर, लेकिन एक बेसिक कारण वो कभी नहीं बदल सकता। वो ये है कि यदि भीतर की प्राण शक्ति, प्राण ही आपके एक्टिवेट और स्ट्रांग हो जाएंगे तो रोग आपको अफेक्ट नहीं कर पाएंगे। कॉमन इंसान को वो कर लेंगे जिसकी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बूस्ट नहीं है, वीक है इम्यूनिटी, लेकिन जिसके प्राण स्ट्रांग है, जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो डेफिनेटली ही उसको अटैक नहीं कर पाएंगे। अब आप इम्यूनिटी और प्राण को आपस में मिक्स ना करें, क्योंकि इम्यूनिटी एक शरीर की रेजिस्टेंस पावर है जो व्हाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स के ऊपर डिपेंड करती है। और शरीर में और भी ऑर्गन्स हैं, स्प्लीन है, टॉन्सिल्स हैं, थाइमस ग्लैंड है, वो कनेक्टेड है आपके इस ये जो मैंने आपको बताया, आपका जो बॉडी का ये किलर सेल्स भी हैं जो आपकी बॉडी में, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं ये सारे। लेकिन जो प्राण की बात हो रही है, प्राण में मैं प्राण शरीर की बात कर रही हूँ, उसमें जो आपकी 72,000 नाड़ीज हैं और उसके अलावा जो आपके शरीर में जो चक्र हैं और जो नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, मैं उसकी बात कर रही हूँ। और शरीर में जो कण कण में जो प्राण व्याप्त है वो प्राण शरीर ही है। एक तो शरीर है अलग से, वो मैं बताऊंगी आपको एक वीडियो में अलग से, और शरीर का कण कण जो है वो प्राणों से चल रहा है और श्वासों के द्वारा हम रेगुलेट करते हैं उन प्राणों को, और वो स्ट्रांग होते हैं और उनकी जो हम है वो लिमिट को बढ़ा देते हैं। हम, एक तो प्राण हमारे भीतर है, एक है यूनिवर्स के भीतर प्राण, तो हम उस यूनिवर्स के प्राण के साथ में जुड़ जाते हैं जब हम प्राणायाम करते हैं। तो कुछ ये रोल रहता है कि आप अपनी शक्ति को इतना ज्यादा डेवलप कर लें, तो प्राण बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये मैंने आपको बता दिया, इसको करने से ये आपका प्राण शुद्ध होगा। तो नाम आपको बता देती हूँ मैं सबसे पहले। इस प्राणायाम का नाम है उज्जाई। उज्जाई प्राणायाम से कहा जाता है, और उज्जाई का मतलब अपने प्राणों पर विजय पाना। क्योंकि देखिए, अब मैं यदि अध्यात्म की भाषा में आपसे बात करूंगी तो जब हम शरीर छोड़ते हैं, शरीर छोड़ने के साथ में जो हमारा चेतना का स्तर रहता है उसके अनुसार हम शरीर छोड़ने के बाद में वहीं से ही हमारी जो आत्मा है या हम बाहर निकल जाते हैं। जैसे चक्र की बात यदि कही जाती है तो जो चेतना के स्तर के अनुसार हमारे चक्र हैं और कॉन्शियसनेस लेवल, हमारा
आसान शब्दों में समझाऊं कि हमारा लेवल कितना है। मान लीजिए, आपको एग्जांपल देती हूँ एक बच्चे का लेवल है, वो बहुत इंटेलिजेंट है और वो ऐसे अपनी क्लासेस, एक भी क्लास में वो फेल नहीं हुआ। बचपन से उसने लर्न करनी शुरू की चीजें, ए फॉर एप्पल, पहले उसने अल्फाबेट्स लिखे, फिर धीरे धीरे क्लास 1 में गया, 2 में, 3 में, फिर करते करते वो कॉलेज में गया, फिर पीएचडी करके आगे अच्छी जगह पे उसकी जॉब लग गई। तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता गया। ऐसा नहीं कि एकदम से वो जीनियस था और एकदम से उसने सब कुछ सीख लिया। लेकिन कंसेप्शंस ये भी हैं, एक्सेप्शंस ये भी हैं कि कुछ बच्चों का इंटेलिजेंस लेवल इतना ज्यादा रहता है कि एक उसके साथ का बच्चा 4th क्लास में पढ़ रहा होगा, लेकिन उसके इंटेलिजेंस का लेवल 10th क्लास के बच्चे का होगा। ये आपने कई बार इसके बारे में सुना भी होगा, कुछ ऐसे बच्चों के बारे में, जीनियस बच्चे होते हैं। और होता ऐसा है कि फर्स्ट केस में मैं आपको बताऊं कि लेवल बाय लेवल आप सीखते जा रहे हैं चीजों को, तो वो धीरे धीरे आपका नॉलेज का लेवल एनहांस हो रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि वो चीजों को समझ नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 4 ही रिपीट करते रहते हैं, 4th क्लास में फेल हो जाते हैं, या कुछ बच्चे 6th तक पहुंच गए, 7th तक पहुंच गए, उसके आगे समझ में नहीं आ पाती उनको चीजें, या नेग्लिजेंस कह लें, कुछ भी कह लें, वो फेल हो जाते हैं, तो एक ही क्लास रिपीट करते रहते हैं बार बार। तो वो उनका लेवल हो गया है, उससे आगे वो बढ़ नहीं पाए, तो क्या हो गया, वो फेल हो गए, वहीं पर ही स्टक हो गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल रहता है। ये एग्जाम है हमारा, जो जीवन है इसमें हम एग्जाम्स दे रहे हैं, तो विचारों का जो हमारा स्तर रहता है उसके अनुसार से हम आगे बढ़ जाते हैं या तो फिर हम नीचे रह जाते हैं। तो जिनका लेवल कुछ ऐसा रहता है, जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, बहुत ज्यादा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, अपने बारे में बुरा सोचना, नेगेटिव सोचना, फिर वो जो चेतना का स्तर उसके अनुसार है। जब शरीर छोड़ते हैं तो सोच क्योंकि वहीं अटकी हुई है, तो वहीं से ही आत्मा बाहर निकल जाती है। अगली बार फिर उन्हें आना पड़ता है, और किस तरीके का उनको जन्म मिलता है, कैसा शरीर मिलता है, कैसा परिवार मिलता है, वो उनके चेतना के स्तर के अनुसार ही होता है, उसके अनुरूप ही रहता है। तो इसके ऊपर हमारी चीजें डिपेंड है। एक और चीज, जब आपकी सुषुम्ना नाड़ी शरीर छोड़ते समय, ये सुषुम्ना नाड़ी मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि ईड़ा पिंगला के सेंटर में, ये रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना नाड़ी स्थित है। शरीर छोड़ते समय चेतना यहाँ से ऊपर उठती है और सुषुम्ना में से ऊपर उठती उठती यहाँ से सहस्त्रार से फिर ये 10th द्वार से बाहर निकल जाती है। जो तो ऐसे यहाँ से ऊपर उठते उठते ऊपर बिल्कुल चली गई आत्मा, वो मुक्त हो जाती है पूरे तरीके से, उसका कोई अटैचमेंट नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से लेन देन खत्म। लेकिन जब ये सुषुम्ना ब्लॉक होती है, आपकी सुषुम्ना क्यों ब्लॉक होती है? हमारे विचारों की वजह से, हमारे संस्कारों की वजह से, पूरे जीवन में हमारा खान पान कैसा रहा, सोचने समझने का, व्यवहार का तरीका, उसके हिसाब से फिर हमारी सुषुम्ना का व्यवहार ऐसा बन जाता है, वो ब्लॉक हो जाती है नाड़ी कर्मों से, तो फिर आत्मा ऊपर नहीं उठ पाती। दूसरा, जो जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो भी सुषुम्ना ब्लॉक रहती है, फिर उन्हें चीजें दिखाई देती हैं अलग अलग तरीके की, वो कर्म सामने आते हैं एकदम से। तो ध्यान को करने से भी शुद्धि होती है सुषुम्ना की। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि कहीं पर भी ब्लॉकेज होगी सुषुम्ना में तो वो ऊपर नहीं उठ पाएगी चेतना, और प्राणायाम और ध्यान में आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो एक तो इस प्राणायाम को करने से आपका ये वाला एरिया जो है ये शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ जो भी ब्लॉकेजेस आई जैसे ही रिलीज हुई तो यहाँ से एनर्जी सीधी उठती हुई यहाँ पहुंचेगी। सबसे पहले मैं आपको लाभ बता देती हूँ। कुछ लाभ इसके कुछ इस तरीके के हैं कि आपको यदि किसी को एलर्जीज रहती हैं, स्नीजिंग शुरू हो जाती है बहुत जल्दी, सुबह उठते हैं जरा सा बाहर गए, थोड़ा सा डस्ट में गए तो स्नीजिंग, छींकें शुरू हो गई, उन्हें खांसी शुरू हो गई, कोल्ड एंड कफ जल्दी हो जाता है, उनके लंग्स बहुत वीक हैं और बहुत जल्दी अंदर कफ जमा होने लग जाता है, थोड़ा सा कुछ हुआ, मौसम चेंज हुआ, छींकें शुरू, जुकाम हो जाता है, उसमें ये बहुत लाभ करेगा। साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस की जिन्हें प्रॉब्लम है उसमें बहुत लाभ करेगा। जिन्हें हकलाने की प्रॉब्लम है, स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, उसमें ये बहुत लाभ करेगा, क्योंकि ये सारे गले के ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। आपको इसको करने से ये सारे के सारे जितने ऑर्गन्स हैं उसमें इफेक्ट आएगा बहुत अच्छा। और खांसी जिन्हें रहती है, गला बहुत सूखता है, बलगम जमी हुई है गले के अंदर, इसको करने से वो भी रिलीज होती है। ये सारे आपकी जितनी भी मैंने चीजें बताई इसको करने से ठीक होती हैं। आपका ये सारा ENT सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसको करने से। कान, नाक, गला पूरे तरीके से हेल्दी हो जाएगा। आपका ब्रेन, यहाँ पे भी इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि जब कफ होता है ना, कफ वायु जब होगी, वात रोग के बारे में आपको मैंने बताया था, तो वायु के कॉम्बिनेशन के साथ में वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाएगा। तो कुछ लोगों को यहाँ प्रेशर पड़ने लग जाता है सिर में, जब बहुत ज्यादा कफ बनता है। जैसे ही वो अंदर से कफ साफ होगा, ठीक होगा ऊंचाई करने से, तो ये सारा का सारा एरिया बिल्कुल हल्का हो जाएगा, आपका कपाल का एरिया। फिर
जिन्हें स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, इसको करने से वो भी ठीक होगी। जिन्हें खराटेों की प्रॉब्लम है, रात को खराटे बहुत ज़्यादा होते हैं, उनको भी बहुत लाभ मिलेगा इसको करने से। लगातार करेंगे तो इसको करने से बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलने लग जाएगा। रोज करना पड़ेगा। लेकिन फिर जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, यहाँ तो थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा सिक्रेशन कर रहा है, हाइपर सिक्रेशन हो रही है और उसकी वजह से वेट कम होना शुरू हो गया, या फिर हाइपोसिक्रेशन हो रही है, उतनी ज़्यादा वो हार्मोन्स ही सिक्रिएट नहीं कर पा रहा जितने शरीर को चाहिए, और उसकी वजह से एक सिम्टम है कि वजन बढ़ने लग गया एकदम से। तो इसको करने से थायराइड की प्रॉब्लम भी ठीक होगी। साइनसाइटिस, ब्रोंकाइटिस, थायराइड प्रॉब्लम, आपका ये सारा ईएनटी सिस्टम ठीक हो जाएगा। साइनसाइटिस के सारा का सारा जितनी भी दिक्कतें हैं इससे ठीक होंगी। प्रिकॉशंस में यदि हम बात कर लें, प्रिकॉशंस में देखिए एक चीज का आपको ध्यान रखना है, शुरू में एक तो जल्दबाजी ना करें इसको करने की। टेक्निक थोड़ी सी समझ लें पहले, क्योंकि उतनी ज्यादा आसान भी नहीं है, लेकिन समझ लेंगे तो थोड़ा सा करना आपको ठीक रहेगा। जल्दबाजी नहीं करेंगे, गले पे प्रेशर ना डालें एकदम से। फिर जिन्हें किसी तरीके का प्रॉब्लम है गले से रिलेटेड, जैसे किसी की सर्जरी हुई है गले की, फिर से मैं वही चीजें बता दूंगी, सर्जरी के केस में आपको थोड़ा अवॉइड रखना है, अवॉइड करना है इसको। हार्ट की जिन्हें प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने मना किया कि हार्ट पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी तरीके का दबाव नहीं पड़ना चाहिए, तो वो इसको अवॉइड करें, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर भी दबाव आता है इसको करने से, तो वो इसको अवॉइड करें। हाई बीपी वाले इसको कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें एक स्टेज आती है श्वास रोकने वाली, वो ना रोकें, कुंभक ना लगाएं। कुंभक के अलावा वो नॉर्मली इसको कर सकते हैं बिना उसके, वो मैं बताऊंगी आपको। और इसके अलावा किसी को यदि बहुत ज़्यादा सूजन है गले के अंदर, बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, वो इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, 1-2 दिन अवॉइड करें। एकदम से बहुत ज़्यादा स्वेयर कोल्ड एंड कफ हो रहा है, वो थोड़ा इसको ना करें, पहले शुद्धि क्रियाएं करके अंदर की सफाई कर लें, पहले कुंजल करें, थोड़ा सा नेति करें, उसके बाद में वो धीरे धीरे जैसे जैसे लगे कि अब थोड़ा सा अंदर से क्लेंजिंग हो रही है, फिर आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी को एक्टिवेट करेगा आपकी। तो ये कुछ इसके प्रिकॉशंस थे जिनको अवॉइड करना है। हार्ट पेशेंट्स, हाई बीपी और एपिलेप्सी वाले अवॉइड करें इसको। वर्टिगो वाले फिर से मैं कहूँगी कि वो इसको कुंभक वाली स्टेज ना करें, बिना कुंभक के वो से कर सकते हैं। एस्थमा में ये बहुत अच्छा रहेगा प्राणायाम, क्योंकि सारा का सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इसको करने से ठीक हो रहा है, तो वो इसको डेफिनेटली करें। लेकिन वही बात है, श्वास नहीं रोकना उन्होंने, बाकी वो इसको बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको टेक्निक बता देती हूँ। थोड़ा सा कैमरे को पास में लेकर आऊँगी ताकि आप समझ पाएँ इसको। देखिए, अब ये प्राणायाम आम प्राणायाम से थोड़ा सा अलग है। दूसरे प्राणायाम में हम नाक से श्वास लेते हैं, लेकिन इस प्राणायाम में क्रिया आपके गले से होनी है। स्टार्टिंग स्टेजेस में जब किसी को नहीं समझ में आता इस प्राणायाम के बारे में कैसे करना है, तो हम उन्हें एग्जैक्ट एडवांस स्टेज में नहीं ले जाते एकदम से, उनको बेसिक से शुरू करवाया जाता है। हम उन्हें कहते हैं गले से श्वास लें, गले से ही बाहर निकालें, गले से श्वास लेना, गले से बाहर निकालना। और जैसे जैसे समझ में आ जाती है टेक्निक उन्हें, तो फिर एक्चुअल में श्वास नहीं लेना होता गले से, बल्कि साउंड प्रोड्यूस करनी होती है, फोर्सफुल साउंड होती है गले से जो आपने लेनी होती है। साउंड प्रोड्यूस की और उसके बाद श्वास बाहर निकाल दिया। सबसे पहले मैं आपको इसकी एडवांस टेक्निक बताती हूँ, एक्चुअल में जैसे किया जाता है इसको वो बताती हूँ। करना क्या है, ये जो मसल्स हैं ये वाले, इसको ये हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, वैसे तो करते करते ही अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और साउंड प्रोड्यूस करनी है हमें। कुछ इस तरीके से हम इसे करेंगे। करने के बाद में रोक लिया, कुंभक लगा लिया, आंतरिक कुंभक, थोड़ी कंठकूप में, इतनी नहीं झुकानी, बस इतनी झुकानी है।
यथाशक्ति श्वास को रोकें। जब ना रुका जाए, ये लॉक जो आपने लगाया था इसको हटा दें। अंगूठे से दाएं नासिका बंद करें और लेफ्ट से धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर। गले से हमने ये साउंड प्रोड्यूस की, श्वास रोका यहां तक, बस ये पूरी गर्दन नहीं झुकानी, यहां तक लॉक लगा दिया। बंद कहते हैं इसको हम, जलंधर बंद भी कह देते हैं इसको। इतना लगा लिया, उसके बाद रिलीज किया पहले बंद को, फिर ये ऐसे अंगूठा लगाया और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास बाहर निकाल दिया, पूरा खाली कर देना है अंदर से। तो अब मैं आपको फिर से ये करके दिखाती हूँ कैसे करना है। अब मैंने बताया था कुंभक नहीं लगाना, ये जो आपने लगाया ये कुंभक था, कुंभक के साथ में बंद लगा दिया हमने श्वास रोक के। अब जो हाई ब्लड प्रेशर वाले हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं और जो एस्थमेटिक्स हैं, वो ये वाला स्टेज नहीं करेंगे, या जिनके लंग्स बहुत वीक हैं, जैसे पल्मोनरी फाइब्रोसिस के पेशेंट्स हैं, श्वास रोकने की कैपेसिटी उतनी नहीं है, तो वो ये वाली स्टेज ना करें, वो सिंपल ऐसे करें। माफ कीजिएगा, गर्दन बिल्कुल नहीं झुकानी बीच में। मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाती हूँ। ये उनके लिए था जो जिन्हें श्वास नहीं रोकना है। अब शुरू में थोड़ा करना मुश्किल होगा, हो सकता है खांसी भी आए एकदम से आपको, कफ, यदि बलगम जमी है तो एकदम से आपको इंटेंशन होगी, तो उस समय कफ बाहर निकाल दें पहले, फिर करें। समझ में भी ना आए यदि टेक्निक ये वाली, तो शुरुआत में कैसे करना है वो बताती हूँ आपको। शुरुआत में आवाज नहीं भी यदि निकलती इतनी, गले से कोशिश करेंगे, श्वास आप गले से ले रहे हैं, गले से बाहर निकाल रहे हैं। एक तो आप लेते हैं नाक से, नाक से नहीं लेना, वो गले से लेना है और गले से ही श्वास बाहर। उससे भी पहले बेसिक टेक्निक बताती हूँ कि गले से कैसे होगा। मुंह खोलें अपना, मुंह खोल के, आपको ये सिर्फ बताने के लिए, आपने करना नहीं है, ऐसे एक दो बार करके देखें, उसके बाद में नाक मुंह बंद करके करें। कैसे करेंगे? ऐसा मुंह खोलेंगे,
ये आपको सिर्फ बताने के लिए था, अन्यथा मुंह खोलकर श्वास लेना और कोई भी ब्रीदिंग टेक्निक करना ये अच्छी टेक्निक नहीं मानी जाती, क्योंकि एक तो देखिए जो हमारे सेफ गार्ड्स लगे हैं नॉस्ट्रिल्स में, ये क्या करते हैं, हवा को प्योरीफाई करके फिर अंदर लेके जाते हैं। जब मुंह से जिन लोगों को श्वास लेने की आदत होती है, सीधे बैक्टीरिया अंदर एंटर कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं है, तो लंग्स में सीधा बैक्टीरिया, वो सीधा वायरस अंदर एंटर कर जाता है। तो कोशिश करें। एक तो दूसरी चीज ये है कि यहाँ से जो हवा है, ठंडी हवा जा रही है, यहाँ से गर्म होके हवा जाती है, यहाँ से सीधी ठंडी हवा एंटर करेगी आपके लंग्स में, जो कि अच्छी नहीं है उसके लिए। तो कोशिश ये करें मुंह बंद करके ही आप कोई भी प्राणायाम करें। इसको मैंने बताने के लिए किया है, आप 1-2 बार इसको करें समझने के लिए। अब इसी को मुंह बंद करके कैसे करना वो देखें। गले से थोड़ा और पास लेके आ जाती हूँ मैं कैमरा, ताकि आप समझ पाए। देखें ये गला यहां से ये मैंने आपको टेक्निक बताई। जो बेसिक टेक्निक है वो तो वही रहेगी कि गले से साउंड प्रोड्यूस करना, फिर दाएं नासिका बंद करने के बाद बाईं से श्वास, दाईं से नहीं निकालना, बाईं से श्वास बाहर निकालना है। तो मैंने आपको शुरुआत में करवाई मुंह खोल के, वो तो है लर्न करने के लिए, समझने के लिए कि कैसे। आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझें कि यहाँ से हवा जैसे अंदर जाती है मुंह खोल के, वैसे मुंह बंद करके जाएगी अंदर। और जिनको बिगिनर्स हैं, जो नई साउंड इतनी जल्दी उनकी प्रोड्यूस हो रहे, नहीं कर पा रहे वैसे, तो आप ये जो मैंने आपको सेकंड नंबर पे टेक्निक बताई, ये गले से श्वास लेना, गले से बाहर निकालना, वो ये वाली करें। इतने तक ही कंटिन्यू रखें। अभी जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती जाए इसको करने की कोशिश करें और आपको बहुत लाभ मिलेगा। धीरे धीरे आपके गले के ऑर्गन्स, जितने भी आपके वोकल कॉर्ड्स हैं, इतने ज्यादा अफेक्ट आएगा उन पे। अच्छा, जो गायक हैं, स्पेशली सिंगर्स हैं, जिनको गले में खरखरी रहती है, खराश रहती है वैसे, या आवाज चाहते हैं कि और मेलोडियस हो जाए, तो वो उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करें। आवाज आपकी बहुत मधुर हो जाएगी, मेलोडियस हो जाएगी। बाकी फायदे मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा इसके लाभ हैं। फिर जिनको मुंह से स्मेल आती है, मुंह से स्मेल आने का एक कारण तो ये रहता है आपका कि आपका पेट साफ नहीं है या ब्रश नहीं कर रहे, वो भी एक रीजन रहता है टेम्परेरी, बट बेसिक रीजन है पेट साफ नहीं रहता। दूसरा रीजन ये रहता है मुंह से स्मेल आने का कि गले में कफ जमा हुआ है, बलगम बहुत ज्यादा जम गई है, तो उस सब मैल की वजह से फिर आपकी ब्रेथ में स्मेल आने लग जाती है। तो जैसे जैसे आप इस प्राणायाम को करते जाएंगे, कफ साफ होता जाएगा अंदर से, तो मुंह से स्मेल भी आनी बंद हो जाएगी। आंखों के ऊपर भी इसका अच्छा इफेक्ट है, क्योंकि मैंने कहा उदान प्राण इसको करने से एक्टिवेट हो रहा है, तो आपकी आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और बहुत सारा ये सिस्टम आपका बिल्कुल प्योरीफाई हो जाएगा। आपका ब्रेन, आपका ये गला, सारे के सारे ऑर्गन्स आपके बिल्कुल हेल्दी हो जाएंगे इसको करने से। और सारी आपको मैंने टेक्निक्स बता दी, इसकी 3 तरीके की टेक्निक्स, फायदे नुकसान। तो अब मैं आप लोगों से ये चाहती हूँ कि सारे प्राणायाम आपके कवर हो चुके हैं। अब आप मैं आशा करती हूँ पिछले प्राणायाम भी कर रहे होंगे, इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। थोड़ा थोड़ा ही करें, चाहे ज़्यादा नहीं करना आपने। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, कम से कम शुरुआत में आप 5 राउंड कर लें इसके।
और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाए 10 11 बढ़ा दें, 11 कर लें, शुरुआत में 5 फिर 11, उसके बाद आप इसके और राउंड बढ़ा दें, आप इसके 21 कर दें। प्राणायाम के बीच में ही आप उज्जाई को ही करेंगे जैसे साथ में, और प्राणायाम के साथ में तो आप 21 तक इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, कोई दिक्कत नहीं है, इतने आप कर सकते हैं। हाँ, जिन्हें थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन्हें सिक्रीशन नहीं बन रही बिल्कुल भी या ज्यादा बन रही है, अच्छा ज्यादा बन रही है तो उसमें आप चाहे थोड़े से राउंड इसके कम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, अब 11 तक कर लें, 21 तक कर लें, लेकिन बिल्कुल भी सिक्रेशन नहीं बन रही, बिल्कुल ही स्लो यहाँ का प्रोसेस है, बिल्कुल बना ही नहीं रहा हार्मोन्स प्रॉपरली वो, तो आप इसको थोड़ा सा ज्यादा भी कर सकते हैं। आप इसको 5 से लेके 15 मिनट तक कर लें, 5-10 मिनट करें, 15 मिनट करें, उतना ज्यादा फिर ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा आपका थायराइड ग्लैंड। तो जिन्हें थायराइड को ठीक करना है वो थोड़ा सा इसको ज्यादा करें इस प्राणायाम को। बाकी के लोग जो हेल्दी हैं वो थोड़ा इसको कम भी कर सकते हैं, 5 मिनट कर लें, और थायराइड वाले थोड़ा सा ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट इसका अभ्यास करें, तो आपको बहुत ही अच्छा इसका इफेक्ट महसूस होगा अपने भीतर, आप बहुत तरोताजा महसूस करेंगे। फेस पे ग्लो तो देखिए प्राणायाम को करने से वैसे ही आता है, कोई भी चाहे आप कर लें, इसको करने से भी आपके फेस पे ग्लो आएगा और भीतर की शक्ति बढ़ेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, आपकी पेशेंस बढ़ेगी। और एक चीज, और मैं आपको स्पिरिचुअली यदि बताऊं तो विशुद्धि चक्र यहाँ पर हमारा रहता है, यहाँ गले में विशुद्धि चक्र स्थित है, एनर्जी सेंटर, क्योंकि हमारे सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। यहाँ पे होता क्या है कि वैसे तो ये सब में बराबर ही काम करता है, मेल्स में फीमेल्स में बराबर रहता है, लेकिन क्योंकि कुछ हमारा सोसाइटी का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहा है शुरू से, कुछ ऐसा सोसाइटी के विचारधारा रही है कि महिलाओं को ज्यादा बोलने का आजादी नहीं दी गई। जैसे कोई एक डिसीजन की यदि बात की जाती है एक परिवार में, तो मेजर डिसीजन जो है वो मेल्स लेते हैं, या अपने विचारों को व्यक्त करने की बात यदि की जाए तो वो थोड़ा मना किया जाता है औरतों को कि आपने नहीं बोलना। तो उससे महिलाओं में ये विशुद्धि चक्र है, ये एक्टिवेट कम रहता है, ये ब्लॉक रहता है, और इसकी वजह से उनकी जो एक्सप्रेशन पावर है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो बोलने का, वो जो व्यक्त करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं उतना हो पाता, बोल नहीं पाती उतना, या धीरे बोलती हैं, वो सब लो कॉन्फिडेंस के उनके सिम्टम्स हैं। पीछे रहना हर चीज में और अपने विचारों को व्यक्त ना कर पाना, तो ये सब लो कॉन्फिडेंस की वजह से हैं। जैसे जैसे आप उज्जाई करने लग जाएंगे, आपका ये विशुद्धि चक्र खुलने लग जाएगा। इसको करने के बाद में कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बढ़ेगा और आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आप को, जो भी अंदर का विचार आप चाहते हैं बताना किसी को, वो आप बहुत बोल्डली अपने को बता पाएंगे। तो ये मैंने आपको इसके कुछ फायदे बताए। स्पिरिचुअली भी आपको बहुत लाभ मिलेगा, आप अपने अध्यात्म में बहुत ऊपर उठेंगे, ध्यान बहुत अच्छा लगने लग जाएगा इसको करने के बाद में। फिर से आपको मैं बता दूं, जो ये प्राणायाम आपने किया, कोई भी कर रहे हैं, उसको करने के बाद में शरीर पे ध्यान अवश्य लगाएं, थोड़ी देर के लिए शांत बैठें। इसको करने के बाद अपने गले पे ध्यान लगाएं। जब आपने अपने 21 राउंड 11 राउंड कंप्लीट कर लिए तो अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान लगाएं कुछ देर के लिए यहाँ इस एनर्जी सेंटर में, और देखेंगे क्या लाभ मिला इसके बाद में। तो मैं आशा करती हूँ आज का ये प्राणायाम आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे रोज, और मुझे फिर बताएं कमेंट्स में कि आपने करना शुरू किया और अभी कौन सी टेक्निक आप इसमें से कर रहे हैं, टेक्निक नंबर 2 या जो मैंने आपको एडवांस टेक्निक बताई वो, और लाभ भी मुझे बताइएगा कि आपको क्या इसके मिल रहे हैं। और आज हमारी प्राणायाम की सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद में हम लोग फिर अगली थेरेपेटिक योगा की सीरीज है उसको कंप्लीट में करेंगे। तो अभी आपको जितने मैंने प्राणायाम कराया आप इसको करें अभ्यास, और मुझे फिर बताएं कि आपको क्या इसका महसूस हुआ। अभी के लिए मैं आप लोगों से आगे लेती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।